विद्युत ने जब गोली की आवाज सुनी तो वो एकदम से घबरा गया। जो विद्युत बेरहमी से बुरे लोगों को मारता था वो इस वक्त कांप रहा था और इसका कारण था उसका दोस्त मानव। विद्युत को लग रहा था कि कहीं मानव को तो कुछ नहीं हो गया, क्योंकि उसे लगा कहीं ये गोली उसके दोस्त पर तो नहीं चली है। अगर हमारे दोस्त को कुछ हुआ होगा तो हम तबाही मचा देंगे, हम एक एक को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विद्युत ने गुस्से से चारों तरफ देखते हुए कहा। वो अब जल्दी जल्दी हर कैमरा की फुटेज देखने लगता है ताकि उसे कुछ पता चल सके। तभी अचानक ही उसे स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जिससे विद्युत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विद्युत देखता है कि एक कमरे में बहुत सारे लोग मौजूद हैं और उन लोगों ने दो आदमियों को जंजीरों से बांध रखा है, जिसमें से एक के सिर में गोली लगी है और दूसरा उसका दोस्त मानव है, जिसे 4-5 लोग एक साथ डंडों से पीटे जा रहे हैं। मानव की यह हालत देखकर विद्युत का खून खौल उठा। व्हाट इज दिस? अभी अभी मानव सही सलामत था और अब ये आखिर ये सब हो क्या रहा है? और ये लोग हमारे दोस्त को इतनी बेरहमी से क्यों पीट रहे हैं? विद्युत ने खुद को काबू करते हुए कहा। तभी अचानक विद्युत सीधा स्क्रीन के कोने में देखता है जिस पर लिखा था लाइव रिकॉर्डिंग रूम नंबर 64। इतना पढ़कर विद्युत नीचे रखे सीपीयू से हार्ड ड्राइव निकालता है और इमरजेंसी बटन दबाकर पूरे कल्याण ग्रह की बिजली गुल कर देता है। एक तरफ जहां विद्युत को मानव की बुरी हालत साफ साफ दिखाई दे रही थी, तो वहीं इधर टीना अपने घर पर खाने की तैयारी कर रही थी। आज का दिन उसके लिए बहुत ही खास था क्योंकि उसे एडिटर बना दिया गया था। टीना अपनी तैयारियों में बिजी थी कि तभी उसके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। 2 बार दरवाजे पर खटखट की आवाज होने पर टीना ने अपनी ड्रेस को ठीक किया और आगे बढ़ते हुए बोली, अरे आ रही हूं बाबा, कौन है जिसे इतनी भी शांति नहीं है? इतना कहकर टीना ने दरवाजा खोला ही था कि तभी उसने देखा सामने एक शख्स हाथों में गुलदस्ता लिए खड़ा है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि खुराना का वो खबरी था जो खुराना को ब्रेकिंग न्यूज लाकर देता था। तुम इस वक्त यहां? टीना ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ मैडम, आपको प्रमोशन मिला है तो सोचा क्यों ना बधाई दे आऊं, इसीलिए आ गया। उस आदमी ने कहा। जॉनी देखो, हम लोग बाद में भी बात कर सकते हैं, अभी तुम जाओ ना यहां से, टीना ने कहा। टीना की यह बात सुनते ही जॉनी ने गुलदस्ता फेंक दिया और सीधे दरवाजे से अंदर आ गया। उसने टीना को अपनी बाहों में कैद करते हुए कहा, डार्लिंग तुम्हारा काम तो हो गया, पर मेरा क्या? जॉनी की इस हरकत पर टीना ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने अपनी उंगली जॉनी के चेहरे पर फेरते हुए कहा, तुम तो बड़े बहादुर हो, मेरे ही घर पर आकर मुझे अपनी बाहों में कैद कर लिया। क्या करूं, इतनी खूबसूरत बला को देखकर कोई भी दीवाना हो जाएगा। जॉनी ने हंसते हुए कहा। खूबसूरत भी कह रहे हो और बला भी? चलो ठीक है, मान लेती हूं तुम्हारी बात, लेकिन मेरा काम होते रहना चाहिए, टीना ने जॉनी के करीब जाते हुए कहा। इसके बाद दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूमे जा रहे थे। काफी देर तक ऐसा ही चलता रहा और इसके बाद जॉनी टीना के कपड़े उतारने लगा। कुछ ही सेकंड में उसने टीना के सारे कपड़े उसके जिस्म से अलग कर दिए। टीना अब बिना कपड़ों के जॉनी के सामने खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया और फिर टीना ने कमरे की लाइट्स बंद कर दी। इधर विद्युत ने भी पूरे बाल कल्याण ग्रह के लाइट्स ऑफ कर दिए थे। इस वक्त पूरा कल्याण ग्रह अंधेरे में डूबा हुआ था। गार्ड्स का एक पूरा झुंड टॉर्च और हथियार लेकर सिक्योरिटी रूम की तरफ चले आ रहे थे। विद्युत भी इधर अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार बैठा था। वो भी झुंड पर ऐसे टूटा कि पल में ही उन सबकी हालत खस्ता कर दी, ठीक वैसे ही जैसे एक शेर भेड़ों के झुंड के साथ करता है, बदहाल और तितर बितर। विद्युत जब कमरा नंबर 64 के पास पहुंचा तो उस कमरे की लाइट पहले से ही जल रही थी। शायद उस कमरे का सिस्टम पूरे कल्याण ग्रह से अलग चलता था। इस कमरे की लाइट्स जल रही है, हमें कुछ अलग सोचकर अंदर जाना होगा, विद्युत ने अपने आप से कहा। विद्युत एक जोर के धमाके के साथ कमरे में एंट्री लेता है तो देखता है कि कमरे में एक आदमी सफेद कपड़ों में, आंखों पर नजर का चश्मा लगाए, हाथ में गन लिए कुर्सी पर बैठा उसे ही देख रहा है, मानो जैसे उसके ही आने का वेट कर रहा हो। विद्युत ने जिस पोशाक में मल्होत्रा को इंटरनेट पर देखा था, ठीक वैसी ही पोशाक पहने मल्होत्रा उसके सामने कुर्सी पर बैठा था। क्या रे, तेरी बहन आई है क्या इधर? क्यों इतना बवाल मचाया हुआ है?
मेरे इतने लड़के को मारा, मेरा इतना नुकसान किया, अभी हरजाना तो भरना पड़ेगा। और तू है कौन? जरा अपना चेहरा दिखा। मल्होत्रा ने अपनी गहरी आवाज में कहा। विद्युत ने अपने चेहरे पर एक मास्क लगा रखा था, जिसके कारण मल्होत्रा उसके चेहरे को देख नहीं पा रहा था। बाप का चेहरा ऐसे नहीं देखते, विद्युत ने वहां खड़े एक आदमी को लात मारते हुए कहा। विद्युत ने इतना कहा ही था कि इतने में मल्होत्रा ने एक गोली मानव के बगल में टंगी हुई लाश पर चला दी। दरअसल ये लाश उसी शख्स की थी जिसको विद्युत ने यह कहते सुना था कि लगता है सारे जन्मों का आज ही खा लिया है। जी हां, ये लाश परचून की थी। मल्होत्रा ने परचून को मार दिया था और मानव की भी ऐसी हालत कर दी थी कि उसे भी कोई होश नहीं था। वो बेहोशी की हालत में लटक रहा था। दूसरी गोली चलते ही विद्युत एक पल को कांप गया। उसे लगा कि कहीं ये मानव को भी ना मार दे। क्या रे, ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहेगा? इतनी मेहनत से तू गटर से होकर आया है अपने दोस्त की जान बचाने के वास्ते ही ना, पर तेरा दोस्त तो पहले ही 2 गोली खाकर हमेशा के लिए सो चुका है। मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा। विद्युत जान चुका था कि मल्होत्रा को उसके पल पल की खबर मिल रही थी। इसे सब कुछ पहले से ही पता था, लेकिन कैसे? और अगर ऐसा था तो मानव ने हमें कुछ क्यों नहीं बताया? विद्युत ने खुद से सवाल किया। तेरा हम वो हाल करेंगे कि पूरी दिल्ली ये सब देखेगी, विद्युत ने मास्क के पीछे से ही कहा। क्या 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 तूने? मेरी मौत पूरी दिल्ली देखेगी? तुझे पता भी है मैं कौन हूं? मल्होत्रा ने अपने साथियों के साथ हंसते हुए कहा। विद्युत कुछ कह पाता कि तभी मल्होत्रा ने तुरंत ही अपने आदमियों को विद्युत को मारने के लिए भेज दिया। विद्युत ने पल में ही उन दोनों को वहीं पर ढेर कर दिया। जिसने पूरे झुंड को बदहाल कर दिया हो, उसके लिए अब 2 टटपुंजिये किस खेत की मूली थे। मल्होत्रा को लगा कि अब वो कमजोर पड़ रहा था, तो विद्युत पर गन तानते हुए बोला, वहीं रुक जा नहीं तो मार दूंगा तुझे। तू है कौन? बोल, तुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए? लड़की चाहिए? बोल ना, सब कुछ है मेरे पास, बोलना, बोल बोल। मल्होत्रा विद्युत पर गन ताने खड़ा था, पर अंदर ही अंदर वो भी डर से कांप रहा था, क्योंकि विद्युत का ऐसा खतरनाक रूप उसने नहीं देखा था आज तक। सब कुछ है ना तेरे पास, तो खुशी का बचपन वापस कर। उन बच्चों को उनके अंग वापस कर जिनको तूने अपाहिज बनाया। उन बच्चों की जिंदगियां वापस कर जिनको जिंदा तूने काट कर बेच दिया। वापस कर सकता है? बोल, विद्युत ने मल्होत्रा की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। मल्होत्रा को लगा कि विद्युत उसके ज्यादा ही करीब आ चुका है, तो उसने विद्युत पर गोली चला दी। विद्युत गोली चलने से पहले ही नीचे बैठ चुका था। उसने लोहे की रॉड विट्ठल के घुटनों पर मारकर उसे नीचे गिरा दिया। मल्होत्रा के नीचे गिरते ही उसने तुरंत जेब से वो तार निकाली और मल्होत्रा के गले में लपेट दी। तुझे यहां नहीं, कहीं और मारेंगे हम। इतना कहकर विद्युत ने मल्होत्रा की गर्दन पर तार को और टाइट कर दिया। मल्होत्रा ने बहुत कोशिश की ताकि वो किसी तरह विद्युत की गिरफ्त से खुद को आजाद कर सके, मगर जैसे जैसे मल्होत्रा सांस छोड़ता जाता, विद्युत अपनी गिरफ्त को और ज्यादा मजबूत कर देता, ठीक वैसे ही जैसे कोई अजगर अपने शिकार के साथ करता है। थोड़ी ही देर में मल्होत्रा बेहोश हो गया। आप सोच रहे होंगे कि अचानक विक्की मल्होत्रा को यह सब कैसे पता चल गया था, तो दरअसल ये कुछ घंटों पहले की बात है। मानव और प्रचून दोनों उस गार्ड से सवाल जवाब करके लौट रहे थे। क्या बोल रहा था वो राजू भाई? परचून ने मानव से सवाल किया। मानव ने मन ही मन कहानी बनाते हुए कहा, पता नहीं यार, कुछ भी कह रहा था, मानव ने कहा, और दोनों स्टोर रूम के अंदर घुस गए। दोनों के अंदर जाते ही वो गार्ड जिसका नाम राजू था, वो किसी को फोन लगाने लगा। 1 बजने के बाद किसी ने फोन उठाया। राजू ने कहा, ये बावर्ची बनकर जो आदमी आया है, उससे तूने ही फाइनल किया था ना? हाँ, राजा नाम है उसका, अच्छा आदमी है, क्यों, क्या हुआ? फोन के उस पार से आवाज आई, इसके बारे में जरा मुझे कुछ बता, मुझे उस पर शक हो रहा है, राजू ने कहा। इसके बाद उस आदमी ने राजू को मानव के बारे में बताया जो राजा बनकर आया था। पूरी बात जानने के बाद राजू ने खुद से कहा, कुछ भी हो लेकिन मैंने इसे देखा है, और कहीं तो देखा है। यह कहने के बाद राजू ने अपने एक दोस्त को फोन लगाया और कहा, भाई मैं तुझे एक फोटो भेज रहा हूं, जरा तू पहचान कर बता तो। हाँ भाई भेजो, मैं देखता हूं, राजू के दोस्त प्रदीप ने फोन के उस पार से कहा। प्रदीप और राजू अक्सर वो थिएटर जाया करते थे ड्रामा देखने, इसी कारण राजू के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। राजू ने झट से मानव को बुलाया।
मानव, जिसे आने वाले खतरे के बारे में अब थोड़ी थोड़ी भनक लग चुकी थी, उसने डरते डरते कहा, क्या हुआ? क्या बात है? एक मिनट, जरा तू इधर आकर खड़ा हो ना, एक सेल्फी लेने का मन कर रहा है तेरे साथ। राजू ने मानव को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। मानव को कुछ गड़बड़ लगा। उसने बहाना करते हुए कहा, अरे भाई जी, हम ना बचपन से कभी फोटो नहीं खिंचाते। वो क्या है ना कि हमारी शक्ल कुछ खास नहीं है। एक दो बार तो हमारी शक्ल देखकर कैमरा भी खराब हो चुका है, इसलिए कह रहे हैं आप अपना फोन खराब मत कीजिए। अरे एक सेल्फी तो बनता है भाई। अब तुम यहाँ के इतने बड़े शेफ जो ठहरे, चलो 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 चलो, आओ, ज्यादा नाटक मत करो। राजू ने हंसते हुए कहा। मगर इस बार मानव ने दोबारा मना करके राजू का हाथ झटकते हुए कहा, नहीं भैया, बात को जरा समझिए, और वैसे भी। मानव इसके आगे कुछ कहता है इससे पहले ही राजू ने मानव को एक जोरदार चांटा मारा। मानव के दोनों कान सुन्न पड़ गए। वो एकदम से हिल गया। क्या रे, तू अपने आप को ज्यादा हीरो समझता है क्या? हाँ? राजू ने मानव का कॉलर पकड़ते हुए कहा। बात को बढ़ता देख बीच में परचून आ गया और उसने राजू के सामने मानव को बचाते हुए कहा, माफ कर दो राजू भैया, लड़का नादान है। चल अब और एक सेल्फी ले मेरे साथ, राजू ने मानव का हाथ पकड़ते हुए कहा। इसके बाद मानव के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने अपनी नकली दाढ़ी को ठीक किया और राजू के बगल में खड़ा हो गया। देख कितना सही फोटो आया है, राजू ने फोन में फोटो खींचते हुए कहा। मानव और परचून इसके बाद वहां से चले गए। राजू ने दोनों के जाते ही मानव की तस्वीर को अपने दोस्त प्रदीप के पास भेज दिया। राजू ने फोन पर प्रदीप से कहा, तस्वीर में जो मेरे बाजू में खड़ा है उसके बारे में तो बता। भाई ये तो मानव अधिकारी है, प्रदीप ने फोटो देखते हुए कहा। क्या? कौन मानव अधिकारी? राजू ने झट से पूछा। अरे यार, भूल गया, हम लोग जो ड्रामा देखने जाते थे और उस ड्रामा में जो लड़का पुलिस वाला बनता था, वही तो है ये। तूने इसके साथ कहां पे सेल्फी ले ली भाई? प्रदीप ने एक्साइटेड होकर पूछा। मगर तब तक राजू ने सामने से फोन काट दिया था। राजू ने फोन में मानव की सेल्फी लेते हुए कहा, अच्छा बेटा, मतलब एक एक्टर यहां एक्टिंग करने आया है। लगता है तू नहीं जानता कि ये कल्याण ग्रह क्या चीज है। तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। इसके बाद राजू तेज तेज कदमों से कल्याण ग्रह से निकल गया।